नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांशु द्विवेदी और आप सुन रहे हैं मैट रिडले की अद्भुत किताब द रेड क्वीन, सेक्स एंड द ह्यूमन एवोल्यूशन का दूसरा हिस्सा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि सेक्स और एवोल्यूशन का रिश्ता कितना पेचीदा है, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। मोर की भारी भरकम पूंछ क्यों खूबसूरती का प्रतीक बनी रही, क्यों कुछ मर्द एक से ज्यादा औरतों की तलाश करते हैं और क्यों औरतें रिश्तों में ज्यादा स्थिरता चाहती हैं। द रेड क्वीन के चैप्टर 5, 6 और 7 इंसानी प्रकृति के इन्हीं रहस्यों को उजागर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 की इस अद्भुत यात्रा को। चैप्टर 5, द पिकॉक टेल। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मोर की पूंछ इतनी लंबी, भारी और रंग बिरंगी क्यों होती है? क्या ये उसके जीवित रहने की रणनीति है या सिर्फ आकर्षण का खेल? चार्ल्स डार्विन ने जब प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी, तब उन्हें एक चीज सबसे ज्यादा परेशान करती थी, मोर की पूंछ। उन्होंने कहा, Whenever I gaze at the peacock tail, it makes me sick। यानी ये पूंछ उसके जीवित रहने की संभावना घटाती है। फिर यह प्रकृति में कैसे बनी रही? यही है सेक्सुअल सिलेक्शन की कहानी, जिसे इस चैप्टर में विस्तार से समझाया गया है। डार्विन की सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी। डार्विन ने कहा, प्रकृति में सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी जो जीवित रहे वही जीतेगा, ये नहीं चलता, बल्कि एक और खेल भी चलता है, अट्रैक्शन ऑफ द प्रिटीएस्ट यानी सबसे खूबसूरत साथी को आकर्षित करने की दौड़। डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन को दो हिस्सों में बांटा, मेल मेल कंपटीशन एंड फीमेल चॉइस। मेल मेल कंपटीशन में नर आपस में लड़ते हैं, जीतने वाला नर ही मादा तक पहुंच पाता है। उदाहरण के लिए हिरन के बड़े बड़े सींगों से लड़ाई, शेरों की लड़ाई, हाथी और सील की धक्का मुक्की। फीमेल चॉइस में मादा खुद चुनती है कि किसके साथ संबंध बनाना है। उसकी पसंद अक्सर ऐसे नरों पर जाती है जिसमें सुंदरता, ताकत या आकर्षण सबसे ज्यादा हो। उदाहरण के लिए मोर की चमकीली पूंछ, बुलबुल का मधुर गाना और स्वेलो पक्षी की लंबी पूंछ। डार्विन ने कहा कि मोर की पूंछ तो सर्वाइवल के खिलाफ काम करती है। इतनी भारी और लंबी होने के कारण उसका उड़ना भी मुश्किल हो सकता है और इतनी चमकीली है कि कोई भी शिकारी आसानी से देख ले। लेकिन फिर भी यह क्यों बनी रही? जवाब है क्योंकि मोरनी उसी नर को चुनती है जिसकी पूंछ सबसे लंबी और सुंदर हो। यानी यहाँ जीवित रहना नहीं, बल्कि साथी को आकर्षित करना ज्यादा अहम है। मोरनी मोर के पूंछ से मोर को जज करती है, यानी इतनी भारी और लंबी पूंछ लेकर के भी अगर यह नर मोर जीवित है तो इसका मतलब है कि यह अभी तक किसी भी शिकारी का शिकार नहीं बना और इसके जीन ज्यादा स्ट्रांग हैं। डार्विन के बाद कई वैज्ञानिकों ने सेक्सुअल सिलेक्शन को और गहराई से समझाया। रोनाल्ड फिशर, रनवे सिलेक्शन। फिशर ने कहा कि मादा की पसंद एक बार शुरू हो जाए तो ये भागती हुई ट्रेन जैसी बन जाती है। अगर मादाओं को लंबी पूंछ पसंद है तो अगली पीढ़ी में नर और भी लंबी पूंछ वाले होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुण और ज्यादा बढ़ता जाता है। बाद में भले ही सर्वाइवल में नुकसान हो। फिशर ने रनअवे शब्द का उपयोग इसलिए किया क्योंकि सिलेक्शन की प्रक्रिया के कारण यह लक्षण अनियंत्रित तरीके से बढ़ता जाता है और कभी कभी बेहद बढ़ा हुआ हो सकता है, जैसे कि हम मोर की पूंछ के मामले में देख सकते हैं। यह लक्षण अपने मूल उद्देश्य से परे हो जाता है। बाद में ट्रेवर्स ने कहा कि जो भी सेक्स संतान में ज्यादा निवेश करता है, यानी जैसे अंडे देना, गर्भधारण करना और देखभाल करना, वही ज्यादा चूजी होता है। अधिकांश प्रजातियों में मादा अंडे देती है, गर्भधारण करती है, देखभाल करती है, इसीलिए वह अत्यधिक चयनशील होती है। नर सिर्फ स्पर्म देता है, इसलिए वो ज्यादा प्रतिस्पर्धा करता है। इसलिए अधिकतर प्रजातियों में मादाएं चुनती हैं और नर सजते संवरते हैं। बाद में एमोद जाहवी ने एक दिलचस्प थ्योरी दी। अगर कोई गुण इतना कठिन या नुकसानदेह है फिर भी नर उसे झेल पाता है तो यह उसकी असली ताकत का सबूत है। इसे कहते हैं हैंडीकैप प्रिंसिपल। जाहवी ने इसे हैंडीकैप इसलिए कहा क्योंकि ये लक्षण या विशेषताएं
जानवर के लिए बोझ बन जाती हैं, यानी ये जीवित रहने या रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाई बढ़ा सकती हैं। मोर की लंबी भारी पूंछ चलने फिरने और शिकारियों से बचने में मुश्किल पैदा करती है। जो जीव कमजोर या बीमार हैं, वह इतना बड़ा हैंडीकैप झेल नहीं पाएंगे। ये दिखाता है कि जीव स्वस्थ और मजबूत है, इसीलिए साथी उसे चुनते हैं, क्योंकि यह भविष्य में अच्छे संतानों के लिए संकेत है। सेक्सुअल सिलेक्शन ये समझाता है कि प्रकृति में सुंदरता और सजावट क्यों है। ये दिखाता है कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दो अलग चीजें हैं। कभी कभी साथी जीतना जीवित रहने से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये बताता है कि मेल और फीमेल में इतना सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी इतना अंतर क्यों है। डार्विन की थ्योरी ने जब दुनिया को बताया कि मादा साथी चुनती है, तो वैज्ञानिकों के बीच एक नई बहस छिड़ गई। मादा सुंदर नरों को चुनती है सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे भी सुंदर होंगे। उनके बेटे भी आगे जाकर मादाओं को आकर्षित करेंगे। यहाँ सुंदरता अपने आप में मूल्यवान है, भले ही इसका मतलब अच्छे जीन्स ना हो। ये एक तरीके का फैशन ट्रेंड है। अगर एक बार मादाओं ने तय कर लिया कि लंबी पूंछ आकर्षक है, तो पूरी प्रजाति उसी दिशा में भागने लगेगी। यानी अगर मोरनी लंबे पूंछ वाले नर को चुनती है, तो उसके बेटे की भी लंबी पूंछ होगी और वही आगे मादाओं को जीतेंगे। यानी थ्योरी ये कहती है कि सुंदरता के लिए सुंदरता, ब्यूटी फॉर ब्यूटी सेक। फीमेल सुंदर मेल को इसलिए चुनती हैं क्योंकि सुंदरता अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीन्स के संकेत हैं। चमकीली पूंछ, मधुर गाना ये बताता है कि नर बीमारियों से लड़ सकता है और ताकतवर है। ऐसे नर के जीन से पैदा हुए बच्चे भी तंदुरुस्त और लंबे समय तक जीवित रहेंगे। मोर की लंबी और चमकीली पूंछ दिखाती है कि नर इतना स्वस्थ है कि इस भारी बोझ के बावजूद जिंदा है, मतलब उसके जीन्स मजबूत हैं। 1970 और 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर पर प्रयोग किया। उन्होंने कृत्रिम मादाओं और नरों का खेल चलाया। अगर मादाएं लंबी पूंछ पसंद करती हैं, तो समय के साथ नर की पूंछ सचमुच लंबी हो जाती है। लेकिन अगर यह पूंछ बहुत ज्यादा भारी हो गई, तो नर का सर्वाइवल घट जाता है। यहां संतुलन की रेखा मिली। जहां तक लंबी पूंछ से फायदा है, पूंछ उतनी ही लंबी होगी, लेकिन जहां नुकसान ज्यादा होने लगेगा, वहां बढ़ना रुक जाएगा। इससे यह साबित हुआ कि फिशर का रनअवे सिलेक्शन संभव है। लेकिन मैदान में काम करने वाले वैज्ञानिक यानी नेचुरलिस्ट, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर गेम असली दुनिया नहीं है। इसलिए उन्होंने प्राकृतिक प्रयोगों और जानवरों के असली व्यवहार को सबूत माना। जाहवी अपने हैंडीकैप प्रिंसिपल में बताते हैं कि सबसे बड़ा बोझ ही सबसे ईमानदार सिग्नल है। यानी अगर कोई नर भारी भरकम खतरनाक सजावट लेकर के भी जीवित है, तो ये असली ताकत का सबूत है। यानी हैंडीकैप ईमानदारी का टेस्ट है। मादा जब ऐसे नर को चुनती है, तो वह आश्वस्त होती है कि उसके जीन वाकई बहुत मजबूत हैं। 1980 में बिल हैमिल्टन और मार्लिन जुक ने कहा कि सुंदरता परजीवी से मुक्त होने का भी संकेत है। चमकीले रंग, स्वस्थ सजावट का मतलब है इस नर के पास बीमारी रोधी जीन्स हैं। पर यहाँ पर लेग पैराडॉक्स आता है कि जब सबसे अच्छे नर चुने जाते हैं, फिर भी हर पीढ़ी में नया अंतर आ जाता है। क्योंकि परजीवी भी हर पीढ़ी में बदलते रहते हैं, इसलिए बार बार नया स्वस्थ नर चुना जाता है और विविधता बनी रहती है। 1990 में एंडर्स मोलर और उनके साथी एंड्रयू ने कहा कि जितनी सुंदरता उतनी सिमेट्री यानी समरूपता। यानी अगर किसी पक्षी की पूंछ लंबी और साथ में परफेक्टली सिमेट्रिकल है, तो ये बताता है कि वह नर अच्छे जीन्स वाला है। स्ट्रेस या बीमारी से सिमेट्री बिगड़ जाती है, यानी सिमेट्री अच्छे जीन्स के सबूत हैं। मार्लिन जुक ने जंगली मुर्गे पर रिसर्च की। स्वस्थ मुर्गों की लाल कलगी और चमकीली आंखें होती हैं, बीमार मुर्गों में ये फीकी पड़ जाती हैं। मादाएं हमेशा स्वस्थ संकेतों वाले नर को चुनती हैं। ये दिखाता है कि सजावट झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि बीमारी सीधे रंग रूप पर असर डालती है। इंसान और जानवरों में आकर्षण का खेल। ऑक्सफोर्ड के दो वैज्ञानिक मारियन डॉकिंस और टिम गुइलफोर्ड एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं कि युवा फीमेल्स की कमर इतनी पतली क्यों होती है, जबकि उनके ब्रेस्ट और हिप्स पर
ज्यादा फैट जमा होता है, जबकि मेल, बूढ़ी फीमेल्स और प्यूबर्टी के पहले की फीमेल्स में फैट शरीर पर बराबर बढ़ती है। तो युवा फीमेल्स में ये पैटर्न अलग क्यों है? मिशिगन यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक बॉबी लॉव ने कहा, यह सब एक रेड क्वीन दौड़ का खेल है। बॉबी लॉव ने कहा कि मेल का यह मानना होता है कि फीमेल्स के बड़े ब्रेस्ट और वाइड हिप्स प्रजनन के लिए अच्छे होते हैं। यानी बड़े ब्रेस्ट ये संकेत देते हैं कि फीमेल अपने बच्चे को ज्यादा नरिश कर सकती है, और चौड़े हिप्स ये दर्शाते हैं कि वह प्रसव के लिए तैयार है। इस तरह की शारीरिक विशेषताएं पुरुषों के लिए आकर्षक होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाती है। असल में बड़े ब्रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो फीमेल अपने बच्चे को ज्यादा नरिश कर सकती है, और वाइड हिप्स का मतलब भी ये नहीं है कि महिला का प्रसव आसान होगा। ये दोनों शारीरिक बदलाव सिर्फ दिखावा होते हैं, और ये महिलाओं की असल प्रजनन क्षमता को नहीं दिखाते। ये विशेषताएं केवल शारीरिक रूप से दिखती हैं, लेकिन इनमें असलियत कुछ और होती है। असल में महिलाएं पुरुषों को धोखा देती हैं। महिलाएं इस तरह से पुरुषों को आकर्षित करती हैं ताकि वे उन्हें पसंद करें और वो सेलेक्ट हो जाएं। इसे बॉबी लॉव ने कहा फेक एडवर्टीजमेंट, यानी झूठा प्रचार। पुरुषों ने इस धोखे को पहचान लिया और अब उन्होंने पतली कमर वाली महिलाओं को ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। पतली कमर इस बात का संकेत है कि फीमेल ने फैट केवल ब्रेस्ट और हिप्स पर ही जमा की है, ना कि पूरे शरीर पर। इसका मतलब है कि महिला का शरीर स्वस्थ और प्रजनन के लिए सही स्थिति में है। यह पुरुषों के लिए एक बेहतर संकेत है कि फीमेल्स की शारीरिक संरचना ठीक है और वह प्रजनन के लिए उपयुक्त है। रिडले कहते हैं कि यह सब एक रेड क्वीन रेस का हिस्सा है। जैसे जैसे फीमेल्स अपनी शारीरिक विशेषताओं जैसे बड़े ब्रेस्ट और वाइड हिप्स के माध्यम से पुरुषों को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं, वैसे पुरुष भी इस धोखे से बचने के लिए नई शारीरिक विशेषताएं विकसित करते हैं। यह अनवरत विकास का खेल बन जाता है, जहां हर प्रजाति के मेल और फीमेल एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और दूसरे को हराने के लिए अपनी शारीरिक विशेषताओं को सुधार रहे हैं। यानी रेड क्वीन हाइपोथेसिस के अनुसार यह एक एवोल्यूशनरी आर्म रेस है, एक निरंतर और अनवरत खेल जिसमें हर प्रजाति अपने साथी को धोखा देने और अपने लाभ के लिए विकास करते हैं। यहाँ पर कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि हर विकास को तुरंत ही एक प्रतिस्पर्धी विकास का जवाब मिल जाता है और ये खेल चलता रहता है। रिडले बताते हैं कि रंग बिरंगे नर पक्षी अक्सर बेकार गायक होते हैं, जबकि भूरे फीके पक्षी जैसे बुलबुल, नाइटिंगेल ये बेहतरीन गायक होते हैं। मतलब नर अलग अलग इंद्रियों, आंख, कान, गंध को टारगेट करते हैं। जहां रंग काम आता है वहां रंग इवॉल्व होता है, जहां गाना काम आता है वहां मधुर आवाज इवॉल्व होती है। उदाहरण के लिए मादा ग्रैकल पक्षी गाने वाले नर को चुनती है, लेकिन अगर नर बार बार वही गाना गाए तो मादा बोर हो जाती है। नए गाने से मादा फिर से आकर्षित हो जाती है। यह कोई इवॉल्व्ड प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि दिमाग की आदत है। नया अच्छा लगता है। नैन्सी बर्ले ने छोटे फिंच पक्षियों पर प्रयोग किया। नर को रंगीन रिंग पहनाए। मादाओं ने लाल रिंग वाले नर को सबसे आकर्षक माना, यहाँ तक कि छोटे पेपर टोपी भी अट्रैक्टिवनेस बदल देती थी। इसका मतलब कभी कभी सौंदर्य का नियम बहुत साधारण होता है, जैसे लाल रंग अच्छा लगता है, नर इसे एक्सप्लॉइट करके इवॉल्व हो जाते हैं। वैज्ञानिक एंड्रयू पोमियानकोवस्की ने कहा, असल में सब थ्योरी के साथ साथ काम करती है। कोई नया गुण या म्यूटेशन अचानक आ जाता है। अगर वह मादा की किसी कमजोरी या पसंद से मेल खा जाता है तो वह फैलने लगता है। धीरे धीरे ये फिशर इफेक्ट और गुडजीन इफेक्ट दोनों मिल जाते हैं। नतीजा पिकॉक जैसे नर जिनके पास कई सजावटें होती हैं, रंग, आंख की डिजाइन, लंबी पूंछ, ये सब एक साथ इवॉल्व हैं। इंसानों में क्या सेक्सुअल सिलेक्शन काम करता है? रिडले कहते हैं कि इंसानों में भी सेक्सुअल सिलेक्शन काम करता है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से। इंसान लेक स्पीशीज नहीं है जहां नर एक जगह इकट्ठा होकर डिस्प्ले करें, लेकिन इंसानों में भी सुंदरता की चाह
बहुत गहरी होती है। स्त्रियां मेकअप, गहने, लिपस्टिक, परफ्यूम इन सब का इस्तेमाल करती हैं, यानी झूठे विज्ञापन। औरतों की सुंदरता पर पुरुष ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि औरतें पुरुषों में व्यवहारिक बातें, यानी अच्छा पति बनेगा या नहीं, ये देखती हैं। इसका मतलब इंसानों में भी सेक्सुअल सिलेक्शन पर असर हुआ है, लेकिन यह जटिल और माइक्रो लेवल पर है। सिर्फ जीन नहीं, बल्कि समाज, बुद्धि और संस्कृति भी जुड़ जाते हैं। चैप्टर 6, पॉलीगैमी और पुरुषों का स्वभाव। इतिहास गवाह है कि शक्ति और यौन आकर्षण हमेशा साथ चले हैं। रिडले कहते हैं कि रेड क्वीन हाइपोथेसिस के संदर्भ में पावर और सेक्सुअल अट्रैक्शन का सवाल बहुत दिलचस्प है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति और सेक्स के बीच गहरा संबंध है और इसे एक विकासात्मक नजरिए से समझा जा सकता है। कई प्राचीन सभ्यताओं में राजा, साम्राज्य के शासक और शक्तिशाली पुरुषों के पास हजारों महिलाओं का हरम था। जैसे कि इंका साम्राज्य में राजा अटाहुआ अल्पा के पास हजारों महिलाएं थीं और पश्चिम में अफ्रीका के दहोमी में भी यही स्थिति थी। इस तरह के साम्राज्यों में महिलाएं केवल ताकतवर पुरुषों के साथ संबंध बना सकती थीं और उनके पास कोई स्वतंत्र जैविक विकल्प नहीं होता था। इस व्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि पावरफुल मैन ने गरीब मर्दों का जैविक हक छीन लिया, यानी सामान्य लोग या कमजोर पुरुषों के पास प्रजनन का अवसर कम होता था। अधिकांश बच्चे ताकतवर पुरुषों के ही संतान होते थे, क्योंकि उनके पास अधिक संसाधन और सामाजिक स्थिति होती थी और वे अपनी संतान के लिए अधिक अवसर प्रदान कर सकते थे। रिडले कहते हैं कि रेड क्वीन हाइपोथेसिस के अनुसार ये एक एवोल्यूशनरी आर्म रेस जैसा लगता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों अपने जेनेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यहाँ पुरुषों का शक्ति और संपत्ति पर नियंत्रण महिलाओं को आकर्षित करने और अपनी संतान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एक तरीका बनता है। यही कारण है कि ताकतवर पुरुष हमेशा महिलाओं के लिए आकर्षक होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति और संसाधनों से उनकी संतान के लिए अधिक सुरक्षा और समृद्धि होती है। ये एक प्रकार का सेक्सुअल सिलेक्शन होता है, जहां महिलाएं अपने संतान के जीवित रहने की संभावना और विकासात्मक लाभ के लिए पावरफुल मैन के साथ प्रजनन करती हैं। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में पावर और सेक्स के रिश्ते को एक एवोल्यूशनरी आर्म रेस के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें महिलाओं को अधिक शक्तिशाली और संसाधन युक्त पुरुषों के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति रहती है और पुरुष इन विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए अपनी शक्ति और संसाधनों का उपयोग करते हैं। अंततः यह एक निरंतर चलने वाला विकासात्मक खेल है, जहां पावर और सेक्सुअल अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और जैविक सफलता के लिए लड़ाई में शामिल होते हैं। ऑथर कहते हैं कि जैसे मोर, हिरन, सील या बंदर अपनी अपनी मेटिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वैसे ही इंसानों के रिश्तों के पीछे भी एवोल्यूशनरी तर्क छुपा है। यानी इंसानों में भी वासना, प्यार, जलन, ईर्ष्या, शादी, ये सब प्रकृति से मिले हुए स्वभाव हैं। ये सिर्फ कोई सीख नहीं है। ऑथर कहते हैं कि पुरुष के लिए औरत उसकी जीन्स को आगे ले जाने का साधन है। फीमेल्स के लिए मेल सिर्फ स्पर्म का जरिया, लेकिन जिम्मेदारी, गर्भ, बच्चा पालना उसका काम है। इसलिए सवाल है कि क्या मेल को सिर्फ एक फीमेल से संबंध बनाना चाहिए, यानी मोनोगैमी होनी चाहिए, या उसे पॉलीगैमी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। रिडले इंसानों की तुलना दूसरे जानवर से करके समझाते हैं। चिंपैंजी पॉलीगैमी करता है। गोरिल्ला में बहुत बड़ा नर हरम का मालिक होता है। गिब्बन छोटे होते हैं और बराबर आकार के मेल फीमेल पूरी तरह से मोनोगैमस होते हैं। इंसान इसी बीच में है। इंसानों के टेस्टिस ना बहुत बड़े हैं और ना गोरिल्ला जैसे हम विशाल हैं। न पूरी तरह से वफादार इंसानों का पैटर्न है, यानी मोनोगैमी प्लस एडल्ट्री, यानी एक से बंधन करने की प्रवृत्ति तो है, लेकिन साथ में धोखा करने की प्रवृत्ति भी इसमें शामिल होती है। रिडले कहते हैं कि ज्यादातर प्रजातियों में मेल ज्यादा मेटिंग पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि स्पर्म सस्ता है और उसके जीन्स को आगे बढ़ाने का साधन हो सकता है।
लेकिन फीमेल्स क्वालिटी चाहती हैं क्योंकि एग महंगा है और गर्भ का भारी निवेश है। 1948 में एजे बैटमैन ने फल मक्खियों पर प्रयोग किए। फीमेल कितने भी साथियों से मिले, उसकी औसत संतानों की संख्या लगभग एक जैसी रहती है। लेकिन मेल जितनी ज्यादा मादाओं से मिले, उतनी ही ज्यादा संतानें पैदा करता है। नर क्वांटिटी पर ध्यान देता है, जबकि मादा क्वालिटी पर ध्यान देती है। रिडले कहते हैं कि अब तक हमने देखा कि ज्यादातर प्रजातियों में नर अपने सुंदरता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जबकि मादाएं नरों को सेलेक्ट करती हैं। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। उदाहरण के तौर पर सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा, यहाँ नर बच्चों को गर्भ में रखता है और मादाएं नर को लुभाती हैं। सबूत ये है कि मेल और फीमेल में जो ज्यादा निवेश करता है वही चूजी और कम प्रोमिसियस होता है। ट्रिडले कहते हैं कि पुरुषों का धोखा जैविक दृष्टि से सामान्य है, क्योंकि ये ज्यादा बच्चे पैदा करने का मौका देता है। इसके उलट औरतों का धोखा ये कभी कभी बेहतर जीन पाने के लिए हो सकता है। लेकिन पॉलीगैमी असल में कुछ गिने चुने ताकतवर मर्दों की जीत है। बाकी ज्यादातर मर्द हारे हुए रह जाते हैं। इसलिए समाज में मोनोगैमी के नियम ज्यादातर मर्दों को बचाते हैं। रिडले कहते हैं कि गे पुरुषों में पार्टनर बदलने की प्रवृत्ति हेटेरोसेक्सुअल पुरुषों से ज्यादा थी, लेकिन लेस्बियन महिलाएं बहुत स्टेबल और लंबे रिश्ते बनाती हैं। डोनाल्ड साइमन तर्क करते हैं, गे पुरुष असल में वही करते हैं जो सामान्य पुरुष करना चाहते हैं, बस यहाँ औरतें रोक नहीं रही होती। जबकि गे महिलाएं वही करती हैं जो औरतें करती हैं, लंबे और स्थिर रिश्ते। जॉन मेनार्ड स्मिथ और गेम थ्योरी का उपयोग करने वाले जॉन मेनार्ड स्मिथ ने इस सिद्धांत को समझाया कि किसी भी प्रजाति का मेटिंग सिस्टम यानी प्रजनन व्यवस्था कैसे बनती है और इसके पीछे के व्यवहारिक कारण क्या हो सकते हैं। वे बताते हैं कि युवा मेल अगर वफादारी से बच्चों का पालन करते हैं, ये मोनोगैमी यानी एक पति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर संसाधन, वेल्थ, टेरिटरी असमान रूप से वितरित होती है, तो ऐसे में पॉलीगैमी का प्रचलन बढ़ जाता है। इंसानों में ये दोनों व्यवस्थाएं यानी मोनोगैमी और पॉलीगैमी देखने को मिलती हैं। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर केनिया के किप्सिगिस ट्राइब, इसमें एक अमीर आदमी का दूसरी पत्नी होना गरीब आदमी की पहली पत्नी होने से बेहतर माना जाता है। यहाँ महिलाओं के लिए संसाधन और स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि पहली पत्नी अक्सर इस स्थिति से परेशान होती है और इसमें जलन महसूस करती है। ऑथर कहते हैं कि मेटिंग सिस्टम थ्योरी के 4 आदेश होते हैं। पहला, अगर औरत वफादार पुरुष से लाभ लेती है तो मोनोगैमी बढ़ेगी। दूसरा, अगर पुरुष औरत को जबरन बांध सकता है तो पॉलीगैमी बढ़ेगी। तीसरा, अगर औरत को पहले से शादीशुदा पुरुष से कोई नुकसान नहीं तो फिर भी पॉलीगैमी बढ़ेगी। और चौथा, अगर पहली पत्नी रुकावट डालती है तो वापस मोनोगैमी बढ़ेगी। नतीजा ये है कि मेटिंग सिस्टम कोई स्थिर या फिक्स्ड नहीं है, बल्कि ये परिस्थितियों और समाज के बदलते हालात के आधार पर बदलती जाती है। रिडले कहते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच ये अंतर की शुरुआत स्पर्म और एग से होती है। पुरुषों के लिए क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वे अधिक संतानें चाहते हैं। महिलाओं के लिए क्वालिटी यानी बेहतर जीन और जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर जीन और एक जिम्मेदार साथी चाहती हैं। यानी इस सिद्धांत को एक खेल के रूप में देखा जा सकता है जहां हर प्रजाति और प्रजनन प्रणाली अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति अपनाती है। हंटर और गैदरर। सोचिए, हम आज जहां हैं वहां पहुंचने में लाखों सालों का समय लगा है। अब हम शहरों में रहते हैं, खेती करते हैं और बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं। यह जीवन बिल्कुल नया है, बस 10,000 साल पुराना। शहरों का जीवन महज 1,000 साल पुराना है, लेकिन हमारी असली कहानी तो लाखों साल पुरानी है। इंसान के रूप में जीना, यानी हम जिस रूप में आज भी जी रहे हैं, वह 10 लाख साल से भी पुराना है। अब सोचिए, इतने समय में हमारे दिमाग
और सोच में बहुत बदलाव नहीं आया। हमारे दिमाग का विकास उस समय हुआ जब हम जंगलों और खुले मैदानों में रहते थे। उस वक्त हम छोटे छोटे समूह में रहा करते थे, जहां हर किसी का अपना काम था और हर किसी को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट फोले कहते हैं कि पहले बंदरों की दुनिया में यह होता था कि मादाएं अपने समूह से बाहर जाती थीं, दूसरे समूह में मिल जाती थीं। वहीं बबूनों में, बबून यानी वो बंदर जो अफ्रीका में रहते हैं, इनमें यह उल्टा होता था। यहां नर अपना समूह छोड़कर जाता था। इंसानों में भी यही पैटर्न आज चलता है। महिलाएं अपने पति के घर जाती हैं और पुरुष अपने घर और परिवार के पास रहते हैं। लेकिन इससे एक बड़ा फर्क पड़ता है। मादाएं अपने रिश्तेदारों का एक मजबूत गुट नहीं बना पाती, जबकि पुरुष अपने भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के सहारे शक्ति प्राप्त करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि पुरुषों को समाज में ताकत हासिल करने में अपने रिश्तेदारों का साथ मिलता था, वहीं महिलाएं ये गुट नहीं बना पाती थीं। अब सोचिए, लगभग 70 लाख साल पहले हमारे पूर्वज जंगलों से बाहर निकलकर खुले घास के मैदानों में रहने लगे थे। इन नए खुले मैदानों में बड़े बड़े शिकारी जानवरों से बचने के लिए और खाना ढूंढने के लिए किसी बड़े समूहों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे प्राचीन मानव खुले इलाकों में रहने लगे थे। उस समय के इंसान और बंदर गोरिल्ला की तरह होते थे, जो हरम बनाकर रहते थे, यानी एक नर और कई मादाएं। यही तरीका उन्हें अपने प्रजनन को बढ़ाने में मदद करता था। लेकिन फिर करीब 30 लाख साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। एक वंश ने कठोर पौधों को खाना शुरू कर दिया, जिसे नट क्रैकर मैन कहते हैं। वहीं दूसरे वंश ने मांस खाना शुरू किया। यही वंश होमो कहलाया, जो आज के इंसानों का पूर्वज था। होमो इरेक्टस, जो करीब 16 लाख साल पहले उत्पन्न हुआ, वह पहला बड़ा कार्निवोर था। वह शिकार करता या फिर जो शिकार बाकी जानवरों ने छोड़ दिया था उसे खाता था। मांस खाना आसान नहीं था, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि इंसान का मस्तिष्क बड़ा होने लगा और बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसके अलावा सामाजिक सहयोग भी बढ़ा। एक दूसरे की मदद से इंसान ने समाज में अपनी जगह बनाई। इंसान ने जोड़ी बनाना शुरू किया, यानी एक साथी के साथ जीवन बिताना। रोमांटिक प्यार, जलन जैसे एहसास विकसित हुए। मर्दों के बीच हिंसा और महिलाओं की प्राथमिकता ताकतवर और उच्च स्थिति वाले पुरुषों की ओर बढ़ी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉन साइमंस ने इसे समझाते हुए नाम दिया एनवायरनमेंट ऑफ एवोल्यूशनरी एडाप्टेडनेस, यानी वह पर्यावरण जिनमें इंसान का दिमाग विकसित हुआ था। इसका ये मतलब है कि हमारा दिमाग आज के समय के लिए नहीं, बल्कि उस समय के लिए डिजाइन किया गया था जब हम खुले घास के मैदानों में रहते थे। तो जो समाज और जीवन शैली आज हम जी रहे हैं, वह बहुत नया है। हमारी मानसिकताएं और शारीरिक प्रवृत्तियां अभी भी पुराने जंगलों और खुले मैदानों के हिसाब से काम करती हैं। और यही वो फर्क है जो हमारे जीवन को इतना दिलचस्प और जटिल बनाता है। मनी एंड सेक्स। सोचिए, शिकार संग्रह करने वाले समाजों में क्या हाल होता था। शिकार अक्सर किस्मत पर निर्भर था। कोई भी अच्छा शिकारी कई बार खाली हाथ ही लौटता था। इसी वजह से शिकार को बांटना बेहद जरूरी हो जाता था। जब आप शिकार बांटते थे तो यह रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, यानी आज आप मुझे देंगे तो मैं कल आपको दूंगा, ऐसा होता था। लेकिन मांस को स्टोर नहीं किया जा सकता था और कोई भी अमीर नहीं बन सकता था। इसका मतलब ये था कि बहुत ज्यादा पॉलीगैमी नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर थी। लेकिन रिडले कहते हैं, जैसे ही खेती शुरू हुई, स्थिति बदल गई। अब आदमी अनाज जमा कर सकता था। जो इंसान के पास ज्यादा जमीन और बैल थे, वही सबसे अमीर बनता था। अमीर बनने का मतलब था उसके पास ज्यादा महिलाएं और बच्चे होंगे। और फिर छोटे छोटे समाजों में एक आदमी के पास 100 बीवियां भी होती थीं। पशुपालन समाजों में
जहां गाय और भेड़ पालना आम था, पॉलीगैमी और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि बैल और गाय पालने से एक आदमी और ज्यादा अमीर हो जाता था और औरतें भी उन्हीं के पास होती थीं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट लॉरा बेड्जिक और मिल्डर्ड ने पाया कि जहां पावर और दौलत होती थी, वहां हरम भी जरूर होता था। हरम का मतलब था कई सारे औरतें एक ही आदमी के पास होती थीं। उदाहरण के तौर पर बेबीलोन के हम्बुराबी के पास हजारों औरतें थीं। मिस्र के फेरो अखेनतन के पास 317 औरतें थीं। एस्टेक सम्राट मोन्टेजुमा के पास 4000 औरतें थीं। भारतीय राजा उदायमा के पास 16,000 औरतें थीं। चीनी सम्राट फेती के पास 10,000 औरतें थीं। इंका के राजा अटाहुआल्पा के पास पूरे साम्राज्य में वर्जिन लड़कियां थीं। तो हरम किसी तरह का ब्रीडिंग मशीन बन चुका था। इन सम्राटों के पास ट्रांसजेंडर या किन्नर होते थे जो इन हरमों की देखभाल करते थे, और ओव्यूलेशन ट्रैकिंग होती थी ताकि औरतें जल्दी से गर्भवती हो सकें। इसके अलावा वेट नर्सेस होती थीं जिनका काम ये था कि औरतें जल्दी से फिर से गर्भवती हो सकें। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर सम्राट की एक मुख्य रानी होती थी और वही असली उत्तराधिकारी मानी जाती थी। लेकिन सेक्स और महिलाएं सिर्फ दौलत और पावर की ही नाम नहीं थी, वे हिंसा का कारण भी बनती थीं। उदाहरण के तौर पर पिटक्रेन आइलैंड में 1790 में 9 अंग्रेज नाविक और 13 ताहिती औरतें पहुंची, जहां 18 साल में सिर्फ एक आदमी बचा। बाकी सब औरतों के लिए आपस में लड़के मर गए। बाद में वही आदमी मोनोगैमी यानी एक पत्नी प्रथा लागू करने को मजबूर हुआ। इसी तरह एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेपोलियन चैगनॉन ने यानोमामो जनजाति जो वेनेजुएला में रहती है, इनमें देखा कि उनके लड़ाई झगड़े और युद्ध का असली कारण औरतें थीं। जो आदमी दूसरों को मारता उसकी ज्यादा बीवियां होती थीं। यानी इंसान का दिमाग अब भी हंटर गिदरर के काल के अनुसार काम करता है। खेती और दौलत ने पॉलीगैमी और हरम को जन्म दिया। ताकत और पावर का इस्तेमाल ज्यादा महिलाएं और बच्चे पाने के लिए होता था। इतिहास के हर सम्राट ने यही किया। जिसके पास वेल्थ है उसके पास हरम है, और जिसके पास हरम है उसी का जेनेटिक सक्सेस भी मिलता है। सेक्स और महिलाएं हिंसा और युद्ध के बड़े कारण बन गए। मोनोगैमी धर्म और समाज ने इसलिए लागू की ताकि मर्द आपस में औरतों के लिए मरे नहीं। इस चैप्टर में हमें यह समझ आता है कि कैसे समाज, दौलत, पावर और महिलाओं के लिए लड़ाई ने इंसान के विकास, हिंसा और रिश्तों को प्रभावित किया। चैप्टर 7 मोनोगैमी एंड नेचर ऑफ वुमेन। अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे इंसान का स्वभाव शुरू से ही मौका मिलने पर पॉलीगैमी अपनाने का रहा है। खासकर पुरुष जो ताकत, धन और सत्ता का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा मेटिंग पार्टनर को आकर्षित करना चाहते थे। लेकिन यही पुरुष अक्सर एक स्थिर और सुरक्षित मोनोगैमस शादी को भी नहीं छोड़ते थे। यानी घर पर इन्हें स्थिरता चाहिए थी। डार्विन ने कहा था कि सेक्सुअल सिलेक्शन में मर्द अक्सर आपस में लड़ते हैं ताकत और संसाधनों के लिए, ताकि वो औरतों को आकर्षित कर सकें। यानी ताकत, पैसा या हिंसा, ये सब यौन मकसद पूरे करने का रास्ता रहे हैं। इतिहास में झांकें तो बेबीलोन, चाइना, यूरोप, रोम और भारत में पॉलीगैमी बहुत प्रसिद्ध रही। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। 20वीं सदी आते आते सत्ता और पॉलीगैमिस का रिश्ता लगभग खत्म हो गया। उदाहरण के लिए 1988 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गैरी हार्ट का करियर सिर्फ एक अफेयर की अफवाह से खत्म हो गया। यानी जो राजा या सम्राट कभी 1000 औरतें रखकर सत्ता में शासन करते थे, अब आधुनिक नेता एक गलत रिश्ता छुपा नहीं सकते। तो सवाल उठता है कि यह बदलाव क्यों हुआ? क्या इसका कारण क्रिश्चियनिटी है? नहीं, क्योंकि धर्म पॉलीगैमी के साथ सदियों तक चलता रहा। तो क्या औरतों के अधिकार? ये बहुत बाद में आए। विक्टोरियन दौर में भी औरतों के पास बहुत कम ही अधिकार थे। असली वजह शायद ये रही कि राजाओं को
अपनी सत्ता बचाने के लिए आम पुरुषों की मदद चाहिए थी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र ने पॉलीगैमी को चुनौती दी, क्योंकि अगर आम पुरुषों को वोटिंग का अधिकार मिले तो वे राजा को वोट क्यों देंगे जिनके पास 100 औरतें हैं, जबकि उनके पास एक भी मुश्किल से है। इसलिए पॉलीगैमी का दौर धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। रिडले कहते हैं कि प्लिस्टोसीन एरा में यानी प्रागैतिहासिक काल में सबसे ताकतवर शिकारी या नेता को शायद 2 बीवियां और कुछ अफेयर मिल जाते थे। आज के दौर में सबसे ताकतवर आदमी की हद यही है कि उसके पास एक पत्नी हो, अगर बहुत चाहा तो एक मिस्ट्रेस, वो भी छुपा कर। यानी इंसान फिर वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था, मोनोगेमी यानी एक ही साथी। ये भी दिलचस्प है कि इतिहास के सबसे पॉलीगैमस समय में भी मोनोगैमस शादी का संस्थान पूरी तरह से नहीं टूटा था। बेबीलोन, ग्रीस, रोम, ईसाई यूरोप, हर जगह राजा और अमीर आदमी ने कई औरतें रखी, लेकिन उनकी मुख्य पत्नी या क्वीन हमेशा बनी रही। यानी इंसानों में मोनोगैमी का बंधन इतना मजबूत है कि पॉलीगैमी के चरम पर भी उसे हटाया नहीं जा सका। ये इंसान को दूसरे पॉलीगैमस जानवरों से अलग बनाता है। रिडले कहते हैं कि अब तक हमने पुरुषों की कहानी सुनी, लेकिन रिश्ते सिर्फ पुरुषों के हिसाब से तय नहीं होते, औरतों की भी अपनी रणनीति होती है, और वही समझना बहुत जरूरी है। रिडले कहते हैं कि जब हम औरतों की रणनीति को समझेंगे तब इंसानी स्वभाव का असली राज सामने आएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने मर्दों के बारे में बात की कि कैसे वे मौका मिलने पर पॉलीगैमी अपनाते हैं, लेकिन फिर भी मोनोगैमी को पूरी तरह छोड़ नहीं पाते। अब बारी है औरतों की। क्या औरतें भी सिर्फ निष्ठावान और चुनिंदा होती हैं, या फिर उनके भीतर भी कुछ रणनीतियां छुपी हुई हैं? सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इंसानों पर नहीं बल्कि पक्षियों पर रिसर्च की। यूरोप में एक अध्ययन हुआ, पता चला कि मादा सॉलो यानी एक प्रकार की चिड़िया अपने पति जैसे साथी से शादी करती है, लेकिन अफेयर करती है एकदम अलग तरह के मर्दों से। वो चुनती है हैंडसम, मजबूत, उम्रदराज और अक्सर पहले से शादीशुदा नर। लेकिन अगर उनका साथी कमजोर, बदसूरत या कमजोर जीन वाला हो तो वो ज्यादा अफेयर करने लगती है। यहां तक कि नर पक्षी अगर कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे इंसानों के तरीके से अपनी सुंदरता बढ़ा ले तो उसके अफेयर होने की संभावना दोगुनी हो जाती है। और एक चौंकाने वाली बात, यूरोप में पैदा होने वाले लगभग 3 में से एक चूजा असल में उस नर का नहीं होता जो उसकी देखभाल कर रहा है। ये पढ़कर लोग हैरान हो गए, लेकिन लेखक कहते हैं ये इंसानों पर नहीं, चिड़ियों का अध्ययन था। सवाल ये है कि क्या इंसान उनसे सचमुच इतने अलग हैं? द मैरिज ऑब्सेशन। इतिहास में राजा महाराजाओं के हरम ये साबित करते हैं कि मर्द मौका मिलने पर कई औरतें रखते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि शादी हमेशा इंसानी समाज का आधार रही है। मर्द चाहे कितने भी अफेयर कर लें, लेकिन परिवार बनाने के लिए उन्हें शादी और स्थिर रिश्ता चाहिए ही होता था। यहाँ तक कि जहाँ पॉलीगैमी थी वहाँ भी ज्यादातर शादियाँ असल में मोनोगैमस ही रहती थीं। यानी इंसानों में शादी और मोनोगैमी कोई अपवाद नहीं है, बल्कि नियम रही है। तो मर्द पॉलीगैमस रहे, ये हमने समझा, लेकिन सवाल है कि औरतें क्यों कभी कभी धोखा देती हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने बंदरों और दूसरे जानवरों का अध्ययन किया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सारा हार्डी और उनकी टीम ने पाया कि कई बंदरों और शेरों में नए नर आते ही बच्चों को मार देते हैं ताकि मादा का लैक्टेशन रुक जाए और वह जल्दी से नए बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाए। इससे नर को अपनी संतान पैदा करने का मौका मिलता है। इसलिए मादाएं कई बार कई नरों से संबंध बना सकती हैं ताकि हर नर को लगे कि ये बच्चा शायद मेरा है, और इस तरह से वो अपने बच्चों को हत्या से बचा लेती हैं। यही वजह है कि चिंपैंजी और बबून मादाएं यौन रूप से स्वतंत्र होती हैं। लेकिन रिडले कहते हैं कि इंसान बंदरों जैसे नहीं रहते। अगर हम औरंगुटान जैसे होते तो औरतें जंगल में अकेले रहती और मर्द बस कभी कभार मिलने आते। अगर हम गोरिल्ला जैसे होते तो हर ग्रुप में एक बड़ा सा मर्द होता और सारी औरतें उसी की होती।
अगर हम चिंपैंजी होते तो शादी सिर्फ नाम की चीज ही होती और बच्चे पालना सिर्फ औरत का काम। लेकिन इंसान अलग है। हम बड़े समाजों में रहते हैं, शादी करते हैं और पितृत्व निभाते हैं। यानी हमने पक्षियों की तरह मोनोगैमी का मॉडल अपनाया है, ना कि बंदरों का। रिडले कहते हैं कि पक्षियों पर रिसर्च ने चौंका दिया। पहले तो वैज्ञानिक मानते थे कि पक्षी तो वफादार होते हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट ने राज खोल दिया। कई बार 40% बच्चे असल पिता के नहीं होते, बल्कि किसी और नर से पैदा हुए होते हैं। यानी पक्षी मोनोगैमस तो होते हैं, लेकिन फेथफुल नहीं। और लगभग यही पैटर्न इंसानों पर भी लागू होता है। औरतें शादी करती हैं उस मर्द से जो भरोसेमंद हो, बच्चों को पाल सके और परिवार का सहारा बन सके। लेकिन कभी कभी वो अफेयर करती हैं उस मेल से जो जीन के मामले में श्रेष्ठ हो, सुंदर हो और ताकतवर या आकर्षक हो। यानी फीमेल स्ट्रेटजी में पति से सुरक्षा और पालन पोषण की अपेक्षा होती है और प्रेमी से अच्छे जीन। ये दोहरी रणनीति ही इंसानी समाज को आकार दे रही है। वैज्ञानिक रॉजर शॉर्ट ने बंदरों के टेस्टिस का साइज मापा। गोरिल्ला के टेस्टिस छोटे होते हैं क्योंकि मादाएं वफादार और प्रतियोगिता नहीं करती। चिंपैंजी में टेस्टिस साइज बहुत बड़ा होता है क्योंकि मादाएं कई नरों से संबंध बनाती हैं, तो स्पर्म के लिए कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा स्पर्म बनाने पड़ते हैं। लेकिन इंसान इनके बीच है। इससे पता चलता है कि औरतें चिंपैंजी जैसे बहुत ज्यादा स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह वफादार भी नहीं हैं। रिडले कहते हैं कि अफेयर और उसकी निंदा दोनों इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। औरतें असल में मोनोगैमी चाहती हैं, शादी, परिवार और बच्चों की सुरक्षा। लेकिन कभी कभी जैविक कारणों से वो प्लान बी भी रखती हैं, अफेयर करके अच्छे जीन हासिल करना। रिडले बताते हैं कि फ्रांस का एक मशहूर उपन्यास मैडम बॉवेरी की नायिका एमा बॉवेरी अपने अमीर लेकिन बोरिंग पति से शादी करती है, लेकिन अफेयर करती है हैंडसम और रोमांटिक प्रेमियों के साथ। ठीक यही रणनीति मादा अबाबील यानी सोलोज भी अपनाते हैं। मेल बर्ड्स का फायदा तो साफ है, अगर वो ज्यादा अफेयर करते हैं तो ज्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन फीमेल बर्ड्स ऐसा क्यों करती हैं? वैज्ञानिक बिर्कहेड और मॉलर ने कई कारणों को खारिज कर दिया। ये सिर्फ नर की नकल नहीं है, ना ही सिर्फ स्पर्म की क्वालिटी जांचने का तरीका। असली वजह कुछ और है। फीमेल अबाबील चाहती है कि एक पति जो मेहनती हो, घर बनाए, बच्चों की देखभाल करे और एक प्रेमी भी हो जो सुंदर, ताकतवर और अच्छे जीन वाला हो। यानी पति से सुरक्षा और प्रेमी से अच्छे जीन। यही है एमा बॉवेरी स्ट्रेटजी। वैज्ञानिकों ने अबाबील पर एक्सपेरिमेंट किया। फीमेल अबाबील यानी सोलो हमेशा अपने पति से ज्यादा आकर्षक दूसरे बर्ड्स के साथ अफेयर करती है, लेकिन वो कभी कुंवारे नर के साथ अफेयर नहीं करती। वो रिजेक्ट माने जाते हैं। कभी कभी वो दो लवर्स के बीच प्रतियोगिता करवाती है और विजेता को चुनती है। प्रयोग में जब नर अबाबील की पूंछ नकली तरीके से लंबी कर दी गई तो उसे 10 दिन तक ज्यादा साथी मिले और उसने दूसरे नर से 8 गुना ज्यादा बच्चे पैदा किए। यानी आकर्षक नर जीन तो देते हैं, लेकिन वो आलसी पति साबित होते हैं। ज्यादातर ऐसे नर बच्चों की देखभाल कम करते हैं, इसलिए फीमेल बर्ड्स एक औसत लेकिन मेहनती पति रखती हैं, पर गुपचुप तरीके से अफेयर करती हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक बेकर और बिल्स ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि चूहा ज्यादा स्पर्म निकालता है अगर उसे लगे कि मादा पहले किसी और नर से मिली है। इंसानों में भी यही हुआ। अगर पत्नी पूरे दिन साथ रही तो कम स्पर्म, अगर पत्नी पूरे दिन गायब रही तो स्पर्म की मात्रा दोगुनी। यानी मर्द सबकॉन्शियसली इनफिडेलिटी का अंदेशा लगाकर स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, लेकिन औरतें फेक ऑर्गेजम करके इस सिस्टम को धोखा दे सकती हैं। नर पक्षियों में सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं उनकी मेटिंग पार्टनर उन्हें धोखा न दे, इसलिए वो फर्टाइल दिनों में पत्नी का पीछा करते रहते हैं। अगर पत्नी गायब हो जाए तो अलार्म कॉल देकर सबको डरा देते हैं और अक्सर वापसी पर तुरंत सेक्स करते हैं। इंसानों में भी यही पैटर्न है। पति बार बार सेक्स चाहता है, गॉसिप और निगरानी से पत्नी पर नजर रखता है। रिडले बताते हैं कि पराग्वे की एक ट्राइब में रिसर्च हुई। पता चला कि मर्द औरतों को अफेयर के लिए
शिकार का मांस ब्राइब में देते थे। बड़े नेता या चीफ्स सबसे ज्यादा अफेयर करते थे। औरतें अफेयर इसलिए भी करती थीं कि ताकि अगर पति छोड़ भी दे तो उनके पास बैकअप लवर हो। यानी अफेयर या एडल्ट्री इंसानी मेटिंग सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा रहा है, पॉलीगैमी से भी ज्यादा। रिडले बताते हैं कि सबसे बड़ा राज ये है कि औरतों में ओव्यूलेशन छिपा होता है। गाय, बकरी, बंदर सबके फर्टाइल दिन साफ नजर आते हैं, लेकिन इंसानी औरतों में किसी को पता नहीं चलता, यहाँ तक कि औरत खुद भी नहीं जानती। नतीजा ये है कि मर्द को मजबूरी है बार बार सेक्स करने की ताकि प्रेगनेंसी का चांस नहीं छूटे। रिडले बताते हैं स्पेन के चिड़ियों पर रिसर्च हुई। 10% नर पॉलीगैमस थे। वे 2 बीवियां रखते थे, लेकिन सीनियर पत्नियां नई बीवी को भगा देती क्योंकि उन्हें पता था कि पति को मदद बांटनी पड़ेगी। यही इंसानों में भी है। औरतें पॉलीगैमी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन एडल्ट्री छुप छुप कर चलता रहता है। रिडले कहते हैं कि इंसान दरअसल चिड़ियों जैसा है, शादी और जोड़ी बनाता है, लेकिन अफेयर बहुत आम है। मेल गार्ड करते हैं और औरत छुपाती है, और ये टग ऑफ वॉर ही इंसानी रिश्तों को शेप देती हैं। दोस्तों, अब तक हमने इंसानों और जानवरों की शादी, अफेयर और धोखे की कहानियां सुनी, लेकिन अब आते हैं एक बहुत पुराने, गहरे और खतरनाक जज्बात पर, जेलसी यानी ईर्ष्या। ईर्ष्या सिर्फ जलन नहीं है, ये एक डर है कि कहीं मेरी पत्नी या मेरा पति किसी और बच्चे को जन्म न दे। यही डर, यही शक इंसानी इतिहास में बार बार दिखाई देता है। कनाडा के वैज्ञानिक मार्गो विल्सन और मार्टिन डाले ने बताया कि ईर्ष्या हर संस्कृति में पाई जाती है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां लोग ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हों। मर्दों में ये खास तौर पर गहरी पैठ रखती है, क्योंकि उन्हें डर है कि वो किसी और के बच्चे को अपना समझकर पाल तो नहीं रहे। इसलिए पर्दा प्रथा, घूंघट और औरतों को निगरानी में रखना, ये सब डर के सबूत हैं। रिडले कहते हैं कि प्यार और ईर्ष्या एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम प्यार को अच्छा मानते हैं, लेकिन ईर्ष्या को बुरा। असलियत ये है कि ये दोनों एक ही चीज के 2 रूप हैं। ये मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता। अगर कोई साथी जरा भी ईर्ष्या नहीं करता तो दूसरों को शक हो जाता है। क्या अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं रहूं या जाऊं? इसलिए थोड़ा बहुत ईर्ष्या रिश्तों को मजबूत करते हैं। इतिहास गवाह है कि कई मर्द सिर्फ शक की वजह से अपनी पत्नियों को मार डालते थे। शेक्सपियर की ओथेलो तो कहानी है, लेकिन असल जिंदगी में भी हजारों डेस्डेमोना अपनी जान गंवा चुकी हैं। डाले और विल्सन के मुताबिक पति पत्नी की हत्याओं का सबसे बड़ा कारण यही होता है। पति का शक कि पत्नी अनफेथफुल है या उसे छोड़ने वाली है। पुराने कानूनों में तो ईर्ष्या को एक समझदार आदमी की प्रतिक्रिया माना जाता था, पागलपन नहीं। साइकोलॉजी बनाम एवोल्यूशन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ईर्ष्या तो बस बीमार मानसिकता है। ये कम आत्मसम्मान और डिपेंडेंसी का नतीजा है। लेकिन एवोल्यूशनरी साइंस कहती है कि बिल्कुल कम आत्मसम्मान वाला पति ही सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि पत्नी के पास सचमुच वजह हो सकती है किसी बेहतर मर्द को चुनने की। रिडले कहते हैं कि ईर्ष्या की जड़ यही है कि क्या ये बच्चा मेरा है या नहीं। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि अरे, बच्चा बिल्कुल बाप पर गया है। ये बात ज्यादातर माँ के रिश्तेदार ही बोलते हैं ताकि पिता को तसल्ली मिले, क्योंकि मर्द के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं वो किसी और का बच्चा तो नहीं पाल रहा। औरत को अपने पति के अनफेथफुल होने से तकलीफ तो होती है, लेकिन उसके जीन्स पर असर नहीं पड़ता। ज्यादातर समाजों में पत्नी का अफेयर बड़ा अपराध, मौत की सजा तक हो सकती है, लेकिन पति का अफेयर नजरअंदाज कर दिया जाता है, हल्की सजा या बिल्कुल भी नहीं। ब्रिटेन में 19वीं सदी तक पति किसी और मर्द पर क्रिमिनल कन्वर्सेशन का केस कर सकता था, लेकिन औरत को हक नहीं था। यह सेक्सिज्म सिर्फ सेक्सिज्म नहीं है, असली वजह है पितृत्व का डर, यानी पैटर्निटी अनसर्टेनिटी। रिडले कहते हैं कि ईर्ष्या की कहानी के बाद वेल्थ और इनहेरिटेंस का खेल आता है। इंसानों ने दौलत और जमीन बच्चों को विरासत में देने की परंपरा बनाई। अमीर मर्द हमेशा बेटों को तवज्जो देते थे,
क्योंकि बेटा नाम और दौलत आगे बढ़ाएगा। गरीब समाज में कभी बेटियों को तरजीह दी गई क्योंकि बेटियां शादी करके कहीं ना कहीं बच्चे पैदा जरूर करती थीं। रिडले कहते हैं कि मध्यकालीन यूरोप में शादी अमीरों के लिए स्ट्रेटेजिक गेम थी। बेटियां अक्सर भेज दी जाती थीं ताकि दौलत बेटों को मिले, लेकिन रईस महिलाओं से अफेयर करना कला माना जाता था, क्योंकि अगर बच्चा हुआ तो वो बच्चा अमीर जीन्स और रिसोर्सेज का वारिस होगा। चर्च बनाम राजघराने। 10वीं सदी में यूरोप में बड़ा खेल हुआ। राजाओं की ताकत कम हुई, स्थानीय लॉर्ड का असर बढ़ा। लॉर्ड्स चाहते थे कि मेरा बेटा ही वारिस बने, लेकिन चर्च ने नियम बदल दिए। तलाक नहीं, बांझ पत्नी छोड़ नहीं सकते, 7 पीढ़ियों तक रिश्ते में शादी नहीं, त्योहार और उपवास में महीनों तक सेक्स से मना। कम वैध वारिस पैदा हुए। इससे चर्च ताकतवर बना और प्रॉपर्टी पर भी कब्जा करने लगा। रिडले कहते हैं कि इतिहास को अगर डार्विन की नजर से देखें तो दौलत, धर्म, ताकत, सबका मकसद आखिरकार यही था, ज्यादा और बेहतर बच्चे पैदा करना। मर्द का फॉर्मूला था ताकत और दौलत जुटाओ, औरतों को आकर्षित करो और वारिस पैदा करो। औरतों का फॉर्मूला था अच्छा प्रोवाइडर पति ढूंढो, लेकिन अफेयर करो किसी ऐसे से जिसके जीन्स बेहतर हों और दोनों का फायदा बच्चे को मिले। चाहे वो गुफाओं का शिकारी हो या महलों का राजा या आज का करोड़पति, कहानी हमेशा एक जैसी रही है। तो दोस्तों, ये था रेड क्वीन का वो हिस्सा जहां मोर की पूंछ से लेकर इंसानी रिश्तों की उलझन तक सब कुछ समझ में आता है। हमने देखा कि मर्दों और औरतों की इच्छाएं क्यों अलग होती हैं और कैसे एवोल्यूशन ने इन्हें बनाया है। यानी प्यार हो या धोखा, सबके पीछे एवोल्यूशन का गेम है। और यही गेम हमें अगले हिस्सों में और भी चौंकाने वाली बातें दिखाने वाला है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि क्या दिमाग भी सेक्स की वजह से इतना तेज बन गया? क्या हमारी बुद्धि, मजाक करने की क्षमता, हाजिर जवाबी, यहाँ तक कि सुंदरता भी, क्या ये सब सिर्फ मेटिंग गेम का नतीजा है? और अगर हाँ, तो सोचिए, एवोल्यूशन ने हमें इंसान ही नहीं बल्कि दूसरे को इम्प्रेस करने वाली मशीन बना दिया है। यही रहस्य बताया जाएगा पार्ट 3 में। मैं हूं प्रांशु द्विवेदी, आपसे विदा लेता हूं। अगले सफर में फिर से मुलाकात होगी।